आप बहुत सा टाइम लगाते हैं, ढेर सारा पैसा लगाते हैं, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजी बनवाते हैं, लेटेस्ट सिस्टम्स लेके आते हैं, नए प्रोसेसेस बिल्ड करवाते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करते हैं, आप अपने लोगों को ट्रेनिंग दिलवाते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आप अपने लोगों की लाइफ आसान बनाना चाहते हैं, उनसे बेहतर रिजल्ट्स लेना चाहते हैं, उनको ज़्यादा प्रोडक्टिव, एफिशिएंट, इफ़ेक्टिव, रिसोर्सफुल, रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना चाहते हैं, लेकिन लोग फिर भी अपने पुराने वर्किंग स्टाइल से, अपने पुराने तरीक़ों से जुड़े रहते हैं, चिमटे रहते हैं। कहाँ हैं वो बिज़नेस इंप्रूवमेंट्स, माइलस्टोन्स, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, टारगेट्स जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इतना टाइम, एनर्जी, रिसोर्स लगाकर, इतना पैसा लगाकर, नए सिस्टम्स, नए प्रोसेसेस बिल्ड करवा के भी आप एक कश्मकश, उलझन, परेशानी में हैं, टेंशन में है कि कब मतलब आपके लोग, आपकी टीम, आपके एम्प्लॉयज़ नए सिस्टम्स पे, नए तरीके से, नई टेक्नोलॉजी के साथ काम करना शुरू करेंगे। कब आपने ये जो नई इन्वेस्टमेंट की है उसका आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। दिस इज़ फरहान मुर्तज़ा, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड लीडरशिप डेवलपमेंट कोच। और आज इस वीडियो में आप कैसे किसी भी नई स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, टेक्नोलॉजी, नए प्रोसेसेस पे जो इन्वेस्ट किया है, जो नया चेंज लाना चाह रहे हैं, उसका आरओआई ले सकते हैं, उसी का फ्रेमवर्क इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं। लेकिन पहले थोड़ा रियलिटी चेक लेते हैं। और रियलिटी ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, इंस्टीट्यूट या इवन सोसाइटी में नई स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, नए प्रोसेसेस, नई टेक्नोलॉजी, नई चेंज तब ही सक्सेसफुल होती है या हो सकती है जब उसके लोग, उसमें काम करने वाले लोग, उसका ह्यूमन रिसोर्स, उसके एम्प्लॉयज़ उस चेंज को, तब्दीली को एक्सेप्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं और उसे अपने दिल और दिमाग से अपनी रूटीन का हिस्सा बनाते हैं। 90% से भी ज़्यादा चेंज इनिशिएटिव, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो, कंपनी, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हो, सोसाइटी, कंट्री, कम्युनिटी लेवल पे हो, डिवोशन, डेडिकेशन, कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनरशिप ना होने की वजह से फेल हो जाते हैं। अगर आप भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, इंस्टीट्यूट में कोई चेंज, कोई तब्दीली लाना चाहते हैं या लाते हुए उसकी एग्जीक्यूशन में फंसे हुए हैं, या आपके लोग, आपकी टीम, आपके एम्प्लॉयज़ उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, या कोई ऐसी स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, टेक्नोलॉजी, प्रोसेस जो आप समझते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, इंस्टीट्यूट की ग्रोथ बढ़ा सकता है और वो आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो पहले इस चेंज प्रोसेस को ज़रूर अंडरस्टैंड कीजिए। क्योंकि अगर आपने इस चेंज प्रोसेस को अंडरस्टैंड किए बगैर कोई भी स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, टेक्नोलॉजी, प्रोसेस इम्प्लीमेंट किया तो 90% चांस तो आपने वही क्रिएट कर लिए उसके अनसक्सेसफुल होने के, उसके फेल होने के। और अगर किसी तरह आपने इस चेंज को बगैर प्रोसेस फॉलो किए इम्प्लीमेंट कर भी लिया तो वो आपका इतना टाइम, एनर्जी, रिसोर्स ले जाएगा कि तब तक वो मार्केट शेयर, वो एक्सपेंशन, वो ग्रोथ, वो रिजल्ट्स जो आप लेना चाहते थे उसके डायनामिक्स ही बदल चुके होंगे। S&P 500 इंडेक्स के मुताबिक स्पीड ऑफ चेंज इतनी तेज़ हो चुकी है, इतनी तेज़ हो चुकी है कि जो कंपनी 1920 में अपना बिजनेस स्टार्ट करती थी उसकी एवरेज एज 63 साल होती थी, और आज जो कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करती है उसकी एवरेज एज 15 साल है। अब अगर आप 63 साल वाली अप्रोच के साथ कोई भी बिजनेस चेंज इंप्लीमेंट करेंगे तो रिजल्ट आने तक आपके बिजनेस की नेचर 4 नहीं तो 2 दफ़ा लाजमी बदल चुकी होगी। ये चेंज प्रोसेस लाजमी अंडरस्टैंड कीजिए, ये आपको न सिर्फ बिजनेस के अंदर मुख्तलिफ डिसीजन मेकिंग की इम्प्लीमेंटेशन में काम आएगा, बल्कि किसी भी मेजर स्ट्रेटेजिक चेंज की एग्जीक्यूशन भी आपके लिए आसान बना देगा। ये चेंज प्रोसेस आपको ये भी बताएगा कि आपके लोग, आपकी टीम कैसे आसानी से किसी भी चेंज को एग्जीक्यूट, इम्प्लीमेंट, एक्सेप्ट, अडॉप्ट करे। क्योंकि बेहतरीन स्ट्रेटजी, चाहे वो आपने मैकेंजी एंड कंपनी, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, बाइन, एक्सेंचर, ओलिवर से ही क्यों ना डिज़ाइन करवाई हों, सिस्टम्स SAP, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स ही क्यों ना हो, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आपने बिग 4 से ही क्यों ना बनवाए हों, जब तक लोग उसे एग्जीक्यूट, इम्प्लीमेंट, अडॉप्ट, एक्सेप्ट नहीं करते वो बिजनेस को कोई फ़ायदा नहीं देते। अब लोग किसी भी चेंज को इम्प्लीमेंट, एग्जीक्यूट, अडॉप्ट, एक्सेप्ट
कैसे करेंगे, कैसे कम से कम टाइम में आप किसी भी चेंज को रिजल्ट ओरिएंटेड बना सकते हैं। इस पे जाने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि लोग किसी भी नई चीज़ को आसानी से एक्सेप्ट अडॉप्ट क्यों नहीं करते या उसकी एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन में हिचकिचाते हैं। तो इसमें सबसे पहला एलिमेंट है स्टेटस को। ये सियासत या ख़बरों वाला स्टेटस को नहीं है, यह है काम करने का वो तरीका जिसमें लोग काम करते करते सेट हो जाते हैं, हार्ड टिक जाते हैं, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती। सेम रूटीन, सेम पैटर्न, सेम सिस्टम में काम करते करते अपने काम के इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं, इतने गुरु हो जाते हैं कि 8 घंटे का काम 2 घंटे में निपटाया, फिर सारा दिन सुकून मारा, आराम किया। कोई इनोवेशन, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग तो उनकी तरफ से आ नहीं रही होती, बस रूटीन। और रूटीन अब उनकी फिंगर टिप्स पे है। अब वो 2 घंटे काम करते हैं, 6 घंटे आराम करते हैं। मगर आपने उनके साथ क्या किया? आप एक नई स्ट्रेटजी, नया सिस्टम, नई टेक्नोलॉजी, कोई नया परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, कोई नया रिजल्ट ओरिएंटेड सिस्टम ले आए, जिससे कंफर्म है कि आपके बिजनेस में डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग बेहतर होगी, आप अच्छे रिजल्ट्स ले पाएंगे, आपके बिजनेस में इनोवेशन, क्रिएटिविटी आएगी। तो इसके लिए आपके लोगों को, एम्प्लॉयज़ को कुछ नया सीखना पड़ेगा, नया करना पड़ेगा। तो वो इसलिए अपोज करते हैं चेंज। दूसरे नंबर पे है फियर। फियर भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जल्दी प्रोडक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव, यूज़फुल चेंज नहीं आने देता। लोगों को ये खौफ होता है कि नया सिस्टम, स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजी, कल्चर, नया तरीका इन्हें एक्सपोज ना कर दे। बहुत से लोगों ने खुद को दूसरों के काम के पीछे छुपाया होता है। वो दूसरों का काम अपने नाम से सिर्फ प्रेजेंट कर रहे होते हैं। उन कामों में ना तो उनकी कोई इनपुट होती है और ना ही कंट्रीब्यूशन। वो कंपनी में एक पैरासाइट की तरह होते हैं जो दूसरों के किए पे पलते हैं। फिर जब कोई नया सिस्टम, नई चेंज आती है जिससे हर इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस मॉनिटर होना शुरू हो या इनपुट और कंट्रीब्यूशन का पता चले कंपनी के रिजल्ट्स में, तो इन्हें एक्सपोज होने का खतरा होता है। तो वो बहुत स्ट्रांगली अपोज करते हैं चेंज को। हाँ, कुछ लोगों को खामखा का फियर भी होता है। वो काम अपने सारे ठीक कर रहे होते हैं, बहुत अच्छी वैल्यू एडिशन, कंट्रीब्यूशन, इनपुट भी दे रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के रिजल्ट्स में, लेकिन अकाउंटेबल होने के डर से कि अब नए सिस्टम में उनकी परफॉर्मेंस भी मेजर होगी, तो वो भी नए चेंज को, नई स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम को अपोज कर रहे होते हैं सिर्फ घबराहट की वजह से। एक और वजह जो बहुत बड़ा रीज़न होती है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के अंदर, जिसकी वजह से लोग चेंज एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे होते, वो है लॉस ऑफ पावर एंड प्रेस्टीज। जब आप लोगों को सिस्टम्स में लाते हैं, प्रोसेस में लाते हैं, तो उनको लगता है कि इससे उनकी पावर, अथॉरिटी, कंट्रोल लिमिट हो जाएगा या चैलेंज होगा। अब तक वो ऑल इन ऑल थे, अब हर चीज़ सिस्टमेटिक होगी। पहले बगैर डिमांड के परचेज हो रही है, अपनी मर्जी के मेंटेनेंस बजट है, हायरिंग फायरिंग पे कोई रोक टोक नहीं, कोई जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एनालिसिस नहीं, कोई प्रोडक्शन, सेल, सर्विस, सप्लाई चेन के टारगेट्स नहीं। अब नया सिस्टम डिमांड भी कंट्रोल करेगा, परचेज, प्रोक्योरमेंट, बजट भी मॉनिटर करेगा। बंदा रखा क्यों, निकाल क्यों दिया, उसकी रीजनिंग भी सिस्टम में डालनी पड़ेगी, हर चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। फिर जब हर चीज़ सिस्टमेटिक होगी तो अपने हाथों में कंट्रोल रहेगा नहीं, और कंट्रोल गया तो पावर और प्रेस्टीज भी गई। क्योंकि किसी भी पोजीशनल पावर में अव्वल तो रिस्पेक्ट होती नहीं, सिर्फ डर होता है, और अगर कुछ हो भी तो वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की वजह से। कोई भी पोजीशनल पावर विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आपको रिस्पेक्ट दिला ही नहीं सकती। और लीडर्स वो होते नहीं कि सबॉर्डिनेट एम्प्लॉयज उनकी रिस्पेक्ट करें वॉलंटरीली, तो इस वजह से भी वो लोग चेंज को अपोज करते हैं। नेक्स्ट है लॉस ऑफ जॉब। नई स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, नया प्रोसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, क्रिएशन, इनोवेशन, ऑटोमेशन, हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ जॉब्स को, कुछ कामों को एलिमिनेट करने जा रही हो। अब इस नई चेंज में पुराने कामों के एक्सपर्ट रिक्वायर्ड ही नहीं। मसलन अगर कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कंबस्चन इंजन गाड़ियों की बजाय इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना शुरू कर दे, तो अब उसे ज़रूरत होगी नई टेक्नोलॉजी के इंजीनियर्स की, वर्कर्स की, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काम कर सकें। अब अगर कोई कंपनी ऐसा चेंज ले आए जिससे पूरा मैकेनिज्म ही तब्दील हो जाए, तो बहुत सारी जॉब्स ख़त्म हो जाती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन कोई ऐसा चेंज ना ले आए
तो लोग रेजिस्ट करते हैं। अब ये चेंज प्रोसेस हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत हार्ड, बहुत सख्त, बहुत डिफ़िकल्ट, पेनफुल, ऑकवर्ड होता है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हिस्ट्री बन गई खुद को चेंज ना करके। नोकिया एक टाइम पे मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग जाइंट था, चेंज नहीं कर सका, नहीं रहा। कोडैक फिल्म मैन्युफैक्चरिंग किंग था, पहला डिजिटल कैमरा भी कोडैक ने ही बनाया। अपनी चेंज, क्रिएशन, इनोवेशन को खुद ही एक्सेप्ट नहीं किया, आज कोई जानता भी नहीं। ब्लॉकबस्टर जो एक वक्त पे रेंटल मूवीज़ की सबसे बड़ी कंपनी थी, आज कहीं नज़र नहीं आती। इसी तरह पोलाराइड, कॉम्पैक्ट, बॉर्डर्स, टॉयरस, जो चेंज नहीं कर सका, नहीं रहा। लेकिन ये तो चेंज नहीं कर सकी तो नहीं रही। लेकिन अक्सर कंपनियां हाथ खड़ा कर जाती हैं चेंज इम्प्लीमेंट करते करते भी। अगर आपने भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, इंस्टीट्यूट में कोई चेंज लेकर आना है, कोई तब्दीली करनी है या किसी चेंज प्रोसेस से गुजर रहे हैं, तो ये वीडियो आपकी मदद करेगी कि कैसे चेंज को मैनेज किया जाता है। ये एक 4 स्टेज प्रोसेस है। जब आप कोई भी चेंज इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपनी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो लोगों का जो सबसे पहला रिस्पॉन्स, रिएक्शन, रिटॉर्ट होता है वो है शॉक और डिनाइल। उनके ख्याल में ऑर्गेनाइजेशन को किसी चेंज की ज़रूरत नहीं होती। वो समझते हैं कि ऐसा करने से मैनेजमेंट सिर्फ अपना वक्त और पैसा ज़ाया करने जा रही है और करेगी। नई स्ट्रेटेजी, नए स्ट्रक्चर, नए सिस्टम, नए प्रोसेस, नई चेंज ने कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं देना। उनके ख्याल में उनसे अच्छा ऑपरेशंस को ना कोई समझता है, ना समझ सकता है, ना ज़रूरत है। उनकी नज़र में ओल्ड वे ऑफ वर्किंग, ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग, ओल्ड वे ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन, ओल्ड वे ऑफ डिसीजन मेकिंग ही अच्छे हैं और बेहतर हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग नए सॉल्यूशंस की बजाय ओल्ड प्रॉब्लम्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। कम ऑन, वन मोर टाइम। ज़्यादातर लोग नए सॉल्यूशंस की बजाय ओल्ड प्रॉब्लम्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। नई स्ट्रेटजी, सिस्टम, स्ट्रक्चर उनको एक्सपोज कर रही होती है तो ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस करती है एक प्रोटेस्ट, डिस्ट्रप्शन, रेजिस्टेंस, और यूं लगने लगता है कि ये वो चेंज ही नहीं है जो मैनेजमेंट ने शुरू में सोचा था। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग जो पुराने सिस्टम में टॉप परफॉर्मर होते हैं, चैंपियन होते हैं, लेकिन नया चेंज, नया सिस्टम उन्हें एक्सपोज ना कर दे, वो काम करना बंद कर देते हैं या वैसे नहीं कर रहे होते जैसे उनको करना चाहिए, बल्कि कभी कभी तो वो दूसरों को भी करने नहीं दे रहे होते। जैक वेल्च ने कहा था, वो लोग जिनको पता होता है कि क्या काम करना है, कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, पर करना नहीं है, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। द पीपल हु नो what to do, when to do, why to do, how to do, but not to do are the most lethal people in any organization। ये वही लोग होते हैं जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाह रहे होते। जितनी ज़्यादा देर लोग चेंज को रेजिस्ट करते रहेंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन चेंज प्रोसेस, चेंज कर्व के दूसरे स्टेज पे रहेगी। ये बहुत ही अनप्लेजेंट, स्ट्रेसफुल और रिस्की स्टेज है। जितनी जल्दी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इस स्टेज से निकाल के नेक्स्ट स्टेज पे ले जाएं, उतना ही बेहतर होता है। स्टेज 3 पे नेगेटिविटी, पेसिमिज्म, रेजिस्टेंस जाने लगती है और एक्सेप्टेंस, ऑप्टिमिज्म, विलिंगनेस आने लगती है। जैसे ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्टेज 3 में एंटर होती है तो सिनेरियो ही बदलना शुरू हो जाता है। लोग क्या खोया, क्या छिन गया, क्या नहीं रहा, ये सोचना छोड़कर नई चेंज को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। अब वो टेस्टिंग और एक्सप्लोरेशन फेज में हैं। अब वो नई रियलिटी, नई चेंज को सीखना शुरू कर देते हैं। अब वो ये सीखते हैं कि क्या ठीक था, क्या ठीक नहीं था और कैसे वो इस नए चेंज को अडॉप्ट कर सकते हैं। और स्टेज 4 पे लोग ना सिर्फ चेंज को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं, बल्कि तब्दीली को, चेंज को गले लगाना भी शुरू कर देते हैं। जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टेज 4 को टच करती है तो वो असल मानों में तब्दीली के, चेंज के रिवॉर्ड हासिल करती है। अब तक बात हो रही थी चेंज कर्व, चेंज प्रोसेस की, स्टेजेस की और लोगों के रिएक्शंस की। अब आप यानी मैनेजमेंट, जिसने बिजनेस की गुडविल, मार्केट शेयर, कस्टमर इन्हेंसमेंट, रेवेन्यू ग्रोथ के लिए वो चेंज इंट्रोड्यूस करवाया है, बेहतर रिजल्ट्स लेने के लिए कोई नई स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है, कोई नया सिस्टम लगाया है प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करने जा रहे हैं, तो उनके जिम्मे भी हर स्टेज पे कुछ एक्शंस हैं।
पहली स्टेज पे जो एक्शन दरकार है, जिसकी मदद से आप अपने इदारे में, ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी चेंज को आसान कर सकते हैं, वो है कम्युनिकेशन। आप जो भी चेंज ला रहे हैं, इसके जो भी स्टेक होल्डर्स हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको सब बताइए कि आप क्या चेंज लाने जा रहे हैं, उसका कंपनी को क्या फ़ायदा होगा, ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट्स में क्या फ़र्क पड़ेगा। लोगों को पूरी अंडरस्टैंडिंग दीजिए, उनको पूरी मालूमात दीजिए, डिटेल्स बताइए प्रोजेक्ट की। इंश्योर करें कि सारी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट हो। वो एक दफ़ा में सिर्फ एक तरह की इंफॉर्मेशन ले पाएंगे, इन्हें बार बार ज़रूरत पड़ेगी इंफॉर्मेशन की। उन्हें बार बार नए तरीके की टास्क कैसे होंगी, उनका इम्पैक्ट क्या होगा, कितनी देर में होंगी, सीखना पड़ेगा। उनकी हेल्प कीजिए, टाइम लगाइए, उनके हर सवाल का जवाब दीजिए। स्टेज 2 पे जब लोग चेंज को रिएक्ट करना शुरू करेंगे, एंगर, रिजेंटमेंट, फेयर शो करना शुरू करेंगे, रेजिस्ट करना शुरू करेंगे, एक्टिवली पैसिवली अपनी फीलिंग्स, कंसर्न्स, इमोशंस दिखाना शुरू करेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जैसे कि पहले कहा था, ये मरहला, ये स्टेज बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। ऑर्गेनाइजेशंस किसी क्राइसिस का शिकार हो सकती हैं, तो इस स्टेज की प्लानिंग, प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। यहाँ आपने अपने लोगों की, एम्प्लॉयज़ की तमाम ऑब्जेक्शंस को टैकल करना है। यहाँ आप उनको सुने, देखें और जहाँ ज़रूरत हो उनको सपोर्ट करें। स्टेज 3 टर्निंग पॉइंट होता है इंडिविजुअल्स के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी। जैसे ही आप स्टेज 3 में एंटर होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन डेंजर जोन से निकलना शुरू कर देती हैं। लोगों की एक्सेप्टेंस बढ़ना शुरू हो जाती है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। अब लोग सीखना चाह रहे हैं, उनको सीखने दीजिए। याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट स्टेज है एक्सेप्टेंस और लर्निंग के लिए। ये टाइम लेती है, लोगों को लर्न करने दीजिए। ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि लोग 100% प्रोडक्टिव होंगे इस स्टेज में। स्टेज 4 वो है जिसका इंतज़ार होता है। यहाँ चेंज सेकंड नेचर बन जाती है ऑर्गेनाइजेशन की। चेंज बिकम द सेकंड नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपको अब चेंज के बेनिफिट्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। आपकी टीम ज़्यादा प्रोडक्टिव, एफिशिएंट, इफ़ेक्टिव हो जाती है। और जब आप चेंज के बेनिफिट्स देख रहे हो तो अब सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि चेंज एक बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। ये बहुत ही पेनफुल, अनकंफर्टेबल, ट्रॉमेटिक भी होगा। लेकिन फिर जब आपकी टीम ये प्रोसेस कंप्लीट कर ले और आप अच्छे रिजल्ट्स भी हासिल कर लें, तो अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना शुरू करें। सक्सेस को सेलिब्रेट करके आप 2 काम कर रहे हैं। एक तो आप अपने लिए ट्रैक रिकॉर्ड इस्टेब्लिश कर रहे हैं और दूसरा आप अपने लिए नेक्स्ट चेंज को आसान कर रहे हैं। ये चेंज प्रोसेस, चेंज कब आपको हेल्प करेगी चेंज का इम्पैक्ट अंडरस्टैंड करने में, चेंज के रिस्पॉन्सेज को प्रिडिक्ट करने से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज की रफ्तार बढ़ा सकेंगे, आप अपने लोगों को टाइम पे हेल्प कर सकेंगे। हमारी कोशिश है कि आईफा के प्लेटफॉर्म से आपके साथ ऐसे फ्रेमवर्क शेयर किए जाएं जो आसानी से समझ आने के साथ साथ उतनी ही आसानी से इम्प्लीमेंट भी किए जा सकें। फिर भी अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, सिग्नल दीजिए, टेलीग्राम भेजिए। वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।